नमस्कार, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का अधिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के, जहाँ हम डिस्कस करेंगे जो केवीएस का नोटिफिकेशन है उससे पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहाँ पर क्या फ़ायदा है और क्या क्या उनकी क्वेरीज हो रही हैं। मैं देख रहा हूँ कि नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद भी काफ़ी कुछ क्वेरीज हैं जो निकल करके आ रही हैं, तो एक बार अगर हम उन्हें देख लेंगे और पढ़ लेंगे तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो चलिए, फाइनली आपका जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया है। केवीएस का इंतज़ार था लगभग सभी बच्चों को कि कब केवीएस का इंतज़ार आएगा, केवीएस का नोटिफिकेशन आएगा और हम प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे। तो फाइनली केवीएस ने नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। चलिए देखते हैं केवीएस ने क्या कुछ कहा है अपने नोटिफिकेशन में। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। ये सिलेबस की जगह पहले पढ़ते हैं नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन में क्या क्या कहा है वो देख लेते हैं। तो ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। यहाँ पर दिया हुआ है असिस्टेंट कमिश्नर को लेकर के कितनी है, प्रिंसिपल कितनी है, ये सब कितनी है। तो हमारी जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए है कॉमर्स। तो साहब कॉमर्स की अनरिजर्व में 30 है, ओबीसी में 17 है, एससी के लिए 9 है, एसटी के लिए 4 है, ईवीएस के डब्ल्यूएस के लिए 6 है और टोटल हमारी 66 पोस्ट हैं। तो ये हमारी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हमारे सामने आ गई हैं 66। ठीक, अब ये हमारा पीजीटी का है कॉमर्स का, तो टोटल 66 है। अब अगर हम देखें कि कौन इनके लिए एलिजिबल है, क्या कंडीशंस हैं, तो वो अगर हम एक बार देख लेंगे तो वो भी हमें पता चल जाएगा। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये आ गया हमारा सब्जेक्ट पीजीटी का। देखिए यहाँ पर क्लियर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया हुआ है पीजीटी कॉमर्स, मास्टर इन डिग्री इन कॉमर्स, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स मतलब एमकॉम। क्लियर है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सीधा सीधा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ठीक है ना, एमकॉम लिखा हुआ है सीधा सीधा, कोई बात ही नहीं है इसमें। क्या है? सीधा सीधा एमकॉम है। ठीक है ना, तो सीधी एमकॉम डिग्री है। एमबीए या एमकॉम किसी या एमए इकोनॉमिक्स या कोई बाकी की इन्फॉर्म या कोई भी डिग्री वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। सीधा सीधा एमकॉम। होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शेल नॉट बी एलिजिबल। तो साफ कहा है एमकॉम ही केवल और केवल क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर व्यक्ति एमकॉम प्लस बीएड है तो वो अप्लाई कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने बीएड कॉमर्स से नहीं किया है, किसी बाकी दूसरी स्ट्रीम से किया है, तो क्या वो भी एलिजिबल है? बिल्कुल है। बीएड होना मैंडेटरी है, किसमें बीएड है वो मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि उसको लेकर के उन्होंने किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की है। क्लियर है? तो प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग, हिंदी और इंग्लिश मीडियम मतलब दोनों तरीके से आपको पढ़ाना आना चाहिए और सही भी है। ठीक है, कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर दोनों की ही रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हो गया है आपका, ये पोस्ट बाकी की हैं। ये टीजीटी का आ गया है, टीजीटी के लिए क्या रिक्वायर्ड है, लाइब्रेरियन का आ गया है, फाइनेंशियल ऑफिसर वगैरह ये सब आ गए हैं, इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारी बात आती है एज रिलैक्सेशन पे। देखिए जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, या ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन है। वोमेन्स ऑल कैटेगरीज टीचिंग पोस्ट के लिए केवल उन्हें 10 साल का रिलैक्सेशन है। तो इसका मतलब ये है कि
जो भी इनकी एज लिमिट है 40 ईयर्स, उसके बाद आप 10 ईयर के बाद भी क्या कर सकती हैं, 10 ईयर के अगर ऐड ऑन कीजिएगा तो आपका वो आ जाएगा। तो काफ़ी एज वो दे दिया है रिलैक्सेशन, तो 50 ईयर्स तक हो गया है ये हमारा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। केवीएस एम्प्लॉयज़ हैं तो वो कोई भी कर सकते हैं। कैंडिडेट्स 3 ईयर्स कंटिन्यूस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको इस तरह से है 5 ईयर का रिलैक्सेशन जनरल को मिलेगा, 8 ईयर का रिलैक्सेशन ओबीसी को मिलेगा और 10 साल का SC/ST को मिलेगा। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग कर रहे हैं तो 5 साल का मिलेगा। अगर आप डिसेबिलिटी हैं तो 15 साल, 13 साल और 10 साल है। एक्स सर्विसमैन है तो 5 साल है। तो ये देख लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेन इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी कि शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए कितना रिलैक्सेशन है, ओबीसी को कितना रिलैक्सेशन है और वुमेन्स को कितना रिलैक्सेशन है। बाकी केवीएस वाले तो कोई सी भी एज के है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बाकी EWS वाला है। सिलेक्शन कैसे होगा? शॉर्टलिस्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जामिनेशन एंड क्लास डेमो इंटरव्यू। तो एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा और आपका डेमो या इंटरव्यू होगा। ठीक है, ये एक चीज है। चलिए, दोनों ही चीजें हैं। जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन। सॉरी, प्रयास कीजिएगा आपकी खुद की पर्सनल ईमेल आईडी हो तो ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा, और नहीं है तो बनवा करके कीजिएगा। जो पीजीटी के हैं उनके लिए, सभी के लिए 1500 ही है, बाकी जो असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह है उनके लिए अलग है। ठीक है, तो आपके फॉर्म्स आ भी गए हैं और वो इस लिंक भी जनरेट हो गया है। ठीक है ना, तो आप केवीएस की वेबसाइट के थ्रू उसको इजीली से एक्सेस करके अपना फॉर्म जो है फुलफिल कर सकते हैं। अच्छा, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि कोई व्यक्ति केवल एक ही सब्जेक्ट में फिल कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आप 2 में प्रोफिशिएंट हैं, आपकी 2 सब्जेक्ट्स में प्रोफिशिएंसी है, जैसे सपोज कीजिए आपने MA इकोनॉमिक्स से किया हुआ है और MCOM कॉमर्स से किया हुआ है, फाइनेंस से किया हुआ है, और आप दोनों के लिए ही अप्लाई करना चाहते हैं तो आप दोनों के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आप किसी एक में करें। उसका कारण ये है कि अगर आप एक ही फील्ड में, जैसे आपने MCOM फाइनेंस में अगर आपने फिल किया है तो आपका पूरा फोकस केवल उसी में रहेगा। और बाकी रही कंपटीशन वाली बात कि कंपटीशन किस में ज़्यादा है, तो कंपटीशन दोनों में ही टफ रहता है, क्योंकि बच्चे तो दोनों के ही हैं, है ना, एस्पिरेंट्स तो दोनों के ही हैं, इकोनॉमिक्स में भी हैं और कॉमर्स में भी हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम किस चीज़ को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अगर हम कंपटीशन अपना जो क्राइटेरिया है उसको छोड़ करके कंपटीशन को देखेंगे तो शायद सफलता नहीं मिल पाएगी। तो अपना क्राइटेरिया, जैसे मैं फाइनेंस में ज़्यादा अच्छा हूँ, इकोनॉमिक्स में ठीक है, आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता, लेकिन प्रोफिशिएंसी जो है वो फाइनेंस में है। तो आपकी भी प्रोफिशिएंसी हो सकता है कि इकोनॉमिक्स में हो, फाइनेंस में ना हो, तो आप इकोनॉमिक्स की तरफ जाइएगा। मतलब आप अपने आप को देखिए कि आप किस में बेस्ट हैं, जिसमें आप बेस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग आप कीजिए। यहाँ पर अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि क्या सिलेबस है। तो यहाँ पर तो ये सब ये असिस्टेंट कमिश्नर का हो गया, रिक्रूटमेंट ऑफ प्रिंसिपल, और काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं केवीएस ने इस बार। वाइस प्रिंसिपल, मतलब अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको डिटेल में देखेंगे तो आपको वैसे भी सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। ये पोस्ट ग्रेजुएशन वाला आ गया। तो इसमें अगर हम देखें तो द रिटन टेस्ट विल बी इज ऑफ 180 मार्क्स, 180 सब्जेक्टिव टाइम MCQs होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ड्यूरेशन जो होगी वो 180 मिनट्स होगी, मतलब 3 घंटे, विदाउट एनी टाइम लिमिट और ईच पार्ट इंडिविजुअली। तो कुल मिलाकर के एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 ही मिनट मिलेगा। ठीक है,
प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे, जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 5 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर लिटरेसी के 5 क्वेश्चन होंगे और 40 क्वेश्चन यहां से आ जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग, क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। यहां से एक आध क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है। द प्रोफिशिएंसी कॉमन टेस्ट ऑफ 60 मार्क्स, डेमो टीचिंग 30 मार्क्स, इंटरव्यू 30 मार्क्स। ठीक है। तो डेमो टीचिंग जो होगी वो 30 मार्क्स की होगी और इंटरव्यू जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा। क्लियर है, ये एक चीज हो गई। तो क्लियर है, ये एक चीज हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे 20, 20, 40 और 40 मार्क्स का, तो हमारे 40 मार्क्स जो होंगे, सॉरी 20, 20, 40, 40, 80, हाँ 80 क्वेश्चंस जो होंगे वो हमारे जनरल पेपर के होंगे, पेपर 1 के होंगे, जिसको हम पेपर 1 कह रहे हैं, और पार्ट 1 कहिए अब तो इसको, पेपर 1 मत कहिए। और 100 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। ठीक है। और इसमें 30 मार्क्स जो होंगे वो आपके डेमो के होंगे और 30 मार्क्स जो होंगे आपके वो उसके होंगे। ठीक है। द वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट एंड प्रोफिशिएंसी कॉम्पिटेंसी टीचिंग 15 and 15 विल बी 70, 30, फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। तो ये तो एक अलग चीज़ है, इससे हमारा कोई मैटर नहीं है। तो ये एक चीज़ हो गई है, सिलेबस हो गया डायरेक्ट, है ना। ये सिलेबस दिया हुआ है, क्या क्या आपका उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था। अब हमारी जो जर्नी आएगी वो आएगी सब्जेक्ट्स के ऊपर। ये टीजीटी का आ गया। तो एक बार अगर कॉमर्स का सिलेबस हम देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कॉमर्स में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। हालांकि सिलेबस आपने देख ही लिया होगा काफ़ी दिन पहले का, क्योंकि कुछ काम की वजह से मैं नहीं अपलोड कर पाया था और नहीं मैं बना पाया था, तो अभी जस्ट बनाई है और अपलोड किया है। अच्छा, बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। देखिए, मैं एक ऐसे प्रयास में हूँ जहाँ पर आपको फ्री ऑफ एजुकेशन मिल सके। मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाह रहा हूँ जहाँ पर किसी भी बच्चे को ये ना देखना पड़े कि सर बुक्स यहाँ कहाँ से लेनी है, प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, कोर्स फीस बहुत महंगी है। और अगर आपने बहुत सारे जो चैनल्स हैं या बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर देखा होगा तो उन्होंने सिलेबस भी लॉन्च कर दिया है। 1000 से 5-7 हज़ार तक का सिलेबस है, 8-8 हज़ार का भी है। और यहाँ पर मैं आपको सब कुछ केवल और केवल इसीलिए नहीं दे रहा हूँ, मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा से यार स्टूडेंट्स हैं, जब गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तब आसानी से कर लेंगे। हमारा मेन मोटिव है एजुकेशन को स्केल करना, ना कि बिजनेस करना। तो हम बिजनेस नहीं करने, हम केवल और केवल एजुकेशन को स्केल करना चाह रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़िए, और आप भी जुड़िए। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर पहुंचेगी तो ही बेनिफिट हो पाएगा। और आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त, आप समझ रहे हैं। क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट होगा तो हम आगे ग्रो कर पाएंगे। आप हैं तो हम हैं, और हम हैं तो फिर आपको चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, है ना। ये देखिए हमारा सिलेबस आ गया। कॉमर्स में केवल अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज है। मजे की बात ये है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी, सीबीएसई सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक क्लास 11th and 12th. However, the question will be testing in depth understanding and application of these concepts at the level of post graduation. पोस्ट ग्रेजुएशन तक लेवल तक के भी क्वेश्चन है, मतलब ये ना समझे कि केवल 11th 12th कर लिया काफ़ी है। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अच्छा मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने क्या क्या करा दिया है इसमें। आप वीडियोस जाकर देखिए, देखेंगे जब चैनल में प्लेलिस्ट डली हुई है तो आप देखेंगे कि मैंने बहुत कुछ करा दिया है। जैसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, मीनिंग, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, लिमिटेशन, टाइप ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर्स, उनकी नीड्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कराई हैं, ये सारी टर्मोलॉजीज भी मैंने आपको बताई हैं। ठीक है। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, फंडामेंटल अकाउंटिंग मैंने बताया, बिजनेस एंटिटी ये सब मैंने आपको बताया है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, आईएएस के बारे में मैंने आपको बताया है। जीएसटी नहीं कराया है, जीएसटी मैं आपको करा दूंगा। वाउचर्स एंड ट्रांजेक्शन्स हैं, ये भी मैं आपको कराया है। जर्नल, स्पेशल पर्पस बुक, पेटी कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, लेजर और इनकी बैलेंसिंग,
ये सब मैंने आपको कराया है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट अभी चलेगा, डेप्रीसिएशन भी चलेगा, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी कुछ ही समय हुआ है क्योंकि स्टार्ट हुए, तो ये सब चीज़ें करानी बाकी हैं। रिजर्व है, प्रोविजन एंड रिजर्व है, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मैंने आपको कराया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीनिंग ऑब्जेक्टिव रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीप्ट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये मैंने आपको कराया है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और इनके तो मैंने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कराए थे और इनके MCQ भी पड़े हुए हैं, जाइए देखिए एक बार। बैलेंस शीट भी कराया था, उसमें मैंने ग्रुपिंग और मार्शल सिस्टम भी बताया है आपको, और जो एडजस्टमेंट्स है आप, ये सारी एडजस्टमेंट मैंने आपको कराई है, एक एक एडजस्टमेंट मैंने आपको कराई हुई है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट एज अ सोल प्रोप्राइटर विद एडजस्टमेंट, ये सब मैं आपको कराया है, ठीक है ना। और इसका एक वीडियो है वो अभी अपलोड हो जाएगा। अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये अभी चल रहा है प्रोसीड में, इसके बाद यही कराया जाएगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन ये भी कराया जाएगा, रिटायरमेंट डेथ ये भी कराया जाएगा, ये भी सब प्रोसीड में है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी बेसिक ही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बस, और इसके बाद बिजनेस स्टडीज, तो बहुत बेसिक सही सिलेबस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको दो चीज़ें बता रहा हूँ। पहला, अगर आपने रेगुलर क्लासेस अटेंड कर ली, सारे MCQ कर ली जितने मैंने कराए हैं, और आपने अगर अपने नोट्स बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले एक ट्रेंड नॉर्मली चला हुआ था कि आप खाली वीडियो देखिए, नोट्स हम प्रोवाइड करा देंगे, समझ में आ रहा है, PDF हम भेज देंगे, आप खाली पढ़िए। नहीं होता भाई, जो बच्चा खुद से नोट्स बनाता है ना, उसी का वही सिलेक्शन लेकर के जाता है। तो जब से मैंने कहना शुरू किया खुद से नोट्स बनाओ, खुद से नोट्स बनाओ, बहुत सारे जो लोग हैं अब कहने लगे कि नोट्स बनाइए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए, समझ में आ रहा है। तो ये बनाना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को देखा है मैंने ये कहता हुआ कि नोट्स बनाइए। यार हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपके घर में भी आप किसी से कहेंगे कि बेटा, कि मम्मी पापा चाचा चाची पढ़ाई कैसे होती है, तो वो कहेंगे बेटा हम तो नोट्स बना करके पढ़ते थे, पता नहीं तुम लोग कैसे पढ़ते हो, है ना। तो नोट्स बहुत मतलब बहुत फंडामेंटल है नोट्स बनाना। नोट्स बना करके आप पढ़ने का मज़ा ही अलग है, मतलब अलग ही है वास्तव में। आप कोशिश कीजिए। तो मैं दो चीज़ें बता रहा हूँ, आपने अगर मेरा कॉन्सेप्ट करा है, MCQ सारे करे हैं लास्ट तक, ये जो मैंने कराए हैं सिर्फ ये नहीं, लास्ट तक जो मैं कराऊंगा बहुत एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत एडवांस, बेसिक से एडवांस। अभी तो आपको अगर जिसने देखा है बड़ा बेसिक लग रहा होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, भाई नहीं है। बेसिक तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए है, प्रोफिशिएंसी डेवलप करने के लिए तो एडवांस क्वेश्चन आएंगे भाई। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, एडवांस से कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। बेस स्ट्रांग होना चाहिए, बेस स्ट्रांग है आप एडवांस लेवल। अरे जब नींव ही कमज़ोर होगी तो इमारत कैसे खड़ी करोगे, तो नींव मजबूत करनी जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, एडवांस क्वेश्चन चुटकी में हो जाएंगे, बहुत आसान होते हैं, वो भी करेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। बस चैनल के साथ जुड़े रहिए यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, पंगा यही है। फंड एवेल्युएशन ऑफ फंडामेंटल ऑफ बिजनेस है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल, ये सारा 11th 12th का सिलेबस है, चैप्टर वाइज, बिल्कुल ऐसी चैप्टर वाइज है। ये सब 11th क्लास का, इंटरप्राइजेज, इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल, ये 12th का स्टार्ट हो गया भाई। लेकिन 11th 12th सफिशिएंट नहीं है। लोग कह रहे हैं 11th एंड 12th का कर लिया खत्म कहानी, नहीं भाई। 11th और 12th बेसिक है, BCom और MCom में एडवांस फॉर्म है, समझो बात को। बेसिक से एडवांस जाना है यार, ये तो बच्चा भी जान लेगा, बुक्स पढ़ के कर लेगा, तुम्हारी क्या ज़रूरत रहेगी फिर। जब तक एक्स्ट्रा नॉलेज उन्हें नहीं दोगे, तो वो एक्स्ट्रा नॉलेज कितनी है हमारे अंदर, वो प्रोफिशिएंसी कहलाती है, वो एडवांसमेंट कहलाता है, और वही चीज़ पूछी जाती है। तो बने रहो बस फटाफट से। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो अपना। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, मैक्सिमम जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए। तो ये हमारा सिलेबस है, हमारी प्रिपरेशन शुरू होगी नहीं, हम कराएंगे नहीं, हमारी प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है, बिल्कुल हमारी प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है, हमने पढ़ाना शुरू कर दिया है। आप जाइए प्लेलिस्ट देखिए, सारे कॉन्सेप्ट वही मिलेंगे डिटेल्ड में। और ये वो कॉन्सेप्ट हैं, आप एक बार देखिए, आप ये कहेंगे कि ये तो पेड में भी नहीं हो रहा, इतना डिटेल्ड पॉइंट टू पॉइंट, जहाँ से सीधा क्वेश्चन सीधा बना है, और जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं सबको मैंने पॉइंट्स में उतारा है। आप देखो, आपको खुद फर्क महसूस होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलेंगे एक वीडियो के साथ जहाँ पर हमारा कंटेंट चल रहा है। तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वायरल कर दो, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो। साथ मिल करके पढ़ना है, साथ मिल करके। जो मुझे आता है वो तो सब आपका ही है। अगर आपको लग रहा है ना कि मुझे मेरे कंटेंट में कहीं पर भी ये चीज़ नहीं इंक्लूड हुई है, आप मुझे बताओ। मैक्सिमम लोगों को आगे बढ़ाना है, खुद भी आगे बढ़ाना है, लोगों को भी आगे बढ़ाना है। सीधा सीधा मोटिव है। ज़्यादा लोग, ज़्यादा एजुकेशन, हायर सोसाइटी, डेवलप्ड इंडिया। ख़त्म कहानी। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद। एंड ऑल द बेस्ट। सब सिलेक्शन लेकर के जाओगे। जितनी पोस्ट हैं सारे के सारे जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, पोस्ट उन्हीं के पास आनी चाहिए। मेहनत में लग जाओ, तैयारी में लग जाओ। 2 चीज़ें बोली है खाली, 3 चीज़ें बोलता हूँ खाली। वीडियो कॉन्टिन्यूस देखो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ और उनका रिवीजन करो सेल्फ स्टडी करके। बस बात खत्म। अपने लिए भी 4 चीज़ें बोलता हूँ करने के लिए। चैनल को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करो जल्दी से। टाटा बाय बाय, ख्याल रखेंगे अपना। जय हिंद सभी को।